हेलो बच्चा, कैसे आप सब लोग। तो बच्चा हमने हमारा कल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एनिमल स्टार्ट करा था, जिसमें हमारा अपन ने एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट करा था बच्चा। तो कुछ पार्ट उसका एपिथेलियम का रह गया था जो अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंड देन आगे कनेक्टिव टिश्यू अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चा कल अपन ने देखा था कि जो एपिथेलियम जो टिश्यू होती है, ठीक है, वो किस किस तरह से अपनी बॉडी को लाइन करती है और ये कितने टाइप्स की होती है और किस तरीके से फंक्शन करती है। तो फंक्शन की बिहाव पर, शेप के बिहाव पर हमने इसको पूरा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब क्या होता है बच्चा कि क्या होता है कि अपनी बॉडी सबसे डेवलप्ड स्पीशी है ना, तो अपनी बॉडी में यही नहीं होती, मतलब यही नहीं कि मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक ही फंक्शन नहीं होता। मतलब एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है बच्चा, अपनी बॉडी की ऑर्गन के हिसाब से का मतलब होता है बच्चा कि ऑर्गन के फंक्शन के बिहाव पर ये अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है। और मॉडिफाइड कर लेती है तो फिर अगर आप जानते हो कि अगर अपने आप को कोई चीज़ मॉडिफाइड कर लेगी तो उसका फंक्शन भी थोड़ा बहुत तो चेंज हो गई। तो बस है ना, अपन ने जो कल पढ़ा था वो उसके फंक्शन के बिहाव पर था। अब क्या होता है बच्चा कि कल मैंने आपको सिंपल एपिथेलियम है ना कंप्लीट करा था, जिसमें अपन सिंपल एपिथेलियम के अपन ने 3 एपिथेलियम पढ़ी थी, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। अपन ने ये तीनों कंप्लीट करा था। ठीक है, अच्छा, अब अपन ने जब ये तीनों कंप्लीट करा तो बच्चा अब क्या होता है कि ना क्यूबोइडल एपिथेलियम और जो कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है ना बच्चा, वो अपने आप को और ज़्यादा मॉडिफाइड कर लेती है। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चा कि अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है ना, फंक्शन के हिसाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की, तो अपने आप को रूपांतरित कर लेना या फिर मॉडिफाइड कर लेना। तो बच्चा जो क्यूबोइडल यानी अपना क्या होता है, ये एक अपने नोट डाल के आपको ध्यान रखना है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है बच्चा। तो क्या होता है बच्चा, जो अपनी जो क्यूबोइडल एंड जो कॉलमनर सेल्स होती है, कॉलमनर जो सेल्स एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम की सेल होती है, एपिथेलियम की सेल्स है ना, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को क्या कर लेती है बच्चा, मॉडिफाइड कर लेती है। अब मॉडिफाइड कर तो रही है, लेकिन किस चीज़ के लिए, किस फंक्शन के लिए मॉडिफाइड कर रही है, फॉर सिक्रीशन है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि अब आप सोच रहे हो कि मैम पहले भी तो इनका दोनों का फंक्शन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन था। हाँ बिल्कुल सही बात है, इन दोनों का था, लेकिन सिक्रेशन का मतलब है कि सिर्फ वही चीज़ करेगी, कुछ ना कुछ फ्लूइड का सब्सटेंस सीक्रेट करेगी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। तो मतलब यहाँ पर इनकी जो कुछ सेल्स होती है अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है, किसके लिए, सिक्रेशन या स्त्रावन के लिए, सिक्रेशन के लिए। और अगर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी सेल सिक्रीशन कर रही है, कोई भी सेल अगर सिक्रीशन कर रही है तो बच्चा वो क्या होती है, अपनी सेल जो सिक्रीशन करती है तो वो क्या होती है ना, वो ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। तो ये जो सेल्स होती है वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। समझ में आया बच्चा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इनकी एपिथेलियम की जो कुछ सेल्स होती है, मैं बोल रही हूँ एपिथेलियम की सेल्स, ठीक है, एपिथेलियम की जो सेल्स होती है अपने आप को सिक्रीशन के लिए मॉडिफाइड कर लेती है। और अब आपको पता है कि सिक्रीशन आपकी बॉडी में कौन करती है, ग्लैंड्स करती है, कि जो भी अपनी बॉडी में सेल सिक्रीशन करती है तो वो क्या कहलाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। तो अपन इन सेल्स को ग्लैंड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अभी जो ग्लैंड्स होती है बच्चा, ये ग्लैंड्स आपके टू तरीके से बन सकती है, यानी ये जो सेल्स ने बनाई है। अब जैसे मानो फॉर एग्जांपल है ना, एग्जांपल बताती हूँ, मान लो ये एपिथेलियम है ना, और ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है ना, कोई से भी ले लो दोनों में से समझने के लिए, है ना, और ये सेल, ठीक है, ये एपिथेलियम है, क्यूबोइडल वाली एपिथेलियम है ये, ठीक है बच्चा। अब मैंने आपसे बोला कि इनकी सेल्स अपने आप को मॉडिफाइड करके, अब सुनना बच्चा है ना, देखो अगर मान लो ये एपिथेलियम किसकी, मान लो कॉलमनर वाली एपिथेलियम, इसकी सिर्फ इस वाली सेल ने अपने आप को मॉडिफाइड करा और कुछ ऐसा शेप बना लिया। देखो ये नॉर्मल तो ऐसी थी और ये ऐसे बन गई और बाकी की ऐसी की ऐसी, तो देखो चेंज हुई ना चेंज। तो अगर एक एपिथेलियम की सिर्फ एक ही सेल अपने आप को सिक्रेशन के लिए मॉडिफाइड करती है तो उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। समझ में आया बच्चा। ठीक है, कि अगर एक ही सेल अपने आप को सिक्रेशन के लिए, है ना, ये सेल अब किसके लिए होगी, फॉर सिक्रेशन के लिए हो गई अब रेडी, बाकी नहीं करेंगी, सिर्फ यही वाली करेगी। समझ में आया। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड। क्लियर हुआ। और अगर मान लो कि यही डायग्राम में ऐसा बनाऊं, मान लो ये एपिथेलियम है, ठीक है,
है ना। और इसमें क्या होता है, इन सेल्स का क्लस्टर ये सारी की सारी ही अपने आप को मॉडिफाइड कर ले फॉर सिक्रीशन, सारी की सारी सेल्स, यानी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, यानी इन सभी ने अपने आप को क्या कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया, किसके लिए, सिक्रीशन के लिए। यानी एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सेल्स जब अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है, किसके लिए, सिक्रीशन के लिए, तो बच्चा वो वाला कहलाता है अपने पास मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अगर एक एपिथेलियम की एक ही सेल अगर आपको सिक्रेशन के लिए मॉडिफाइड करती है तो उसको यूनिसेलुलर ग्लैंड कहेंगे, यानी इसको अपन यूनिसेलुलर ग्लैंड कहेंगे। और अगर एपिथेलियम्स की ज़्यादातर दो से ज़्यादा सेल, क्लस्टर ऑफ सेल जानते हो ना बच्चा, है ना, गुच्छा, है ना, सेल का गुच्छा अपने आप को मॉडिफाइड कर ले, है ना बच्चा। आप अपने डायग्राम में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर इतनी सारी की सारी सेल्स अगर अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती सिक्रेशंस की तो उसको मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहेंगे, यानी वो सेल्स बहुत सारी सेल्स से मिलकर, बहुत सारी सेल्स से मिलकर एपिथेलियम की बनी होती है। तो बच्चा यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो बच्चा आपको बताया, रट लो इसको, कुछ भी करो बट रट लो, है ना। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल, ठीक है। गॉबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है ना। गॉबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती है बच्चा, एलिमेंट्री कैनाल में। तो यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल होता है बच्चा वो है अपनी गॉबलेट सेल बोलो या फिर गॉबलेट ग्लैंड बोलो, जो आपको सही लगे, है ना। इसको अपन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सीक्रेशन करती है अपने एलिमेंट्री कैनाल में, और दूसरा अपने म्यूकस वगैरह भी सीक्रेशन करने का काम करती है, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है वो बच्चा अपना है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना है कि मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल यानी मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है अपना सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सीक्रेट करेगी, जो अपने माउथ में होती है, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। अच्छा बच्चा, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड बन रही है वो किस एपिथेलियम की बनेगी, पहला क्वेश्चन क्यूबोइडल और कोलमनर का, फर्स्ट ये। सेकंड, है ना, इनके एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट नहीं देगा, वो बोलेगा कि ना मतलब एलिमेंट्री कैनाल से बनेगा, क्योंकि गॉबलेट सेल कहाँ होती है ना, गॉबलेट सेल कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है बच्चे, कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल में। और ये कहाँ होती है बच्चे, अपने बकल कैविटी, माउथ भी बोल सकते हो बट इसको अपन बकल कैविटी बोलेंगे। तो यहाँ ऐसे पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको ये बहुत पता होना चाहिए बच्चा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये आपके पॉइंट में दे रखा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखो बच्चा, अब आगे क्या होता है कि ये जो ग्लैंड्स होती है, ये जो अपने पास जो ग्लैंड होती है, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, है ना। हाँ, ये जो अपनी जो ग्लैंड्स होती है, अब ये जो ग्लैंड्स होती है वो अपनी बॉडी के अंदर अपना सीक्रेशन दो तरीके से पोर कर सकती है, आपको पता है, अच्छे से ध्यान है आपको, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, ये ग्लैंड है, दोनों की दोनों ग्लैंड है। अब ये दोनों जो भी ग्लैंड्स होंगी, अच्छा, है ना, तो ये जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करेगी, सीक्रेशन करेगी। अब ये अपना सीक्रेशन कहाँ पोर करती है, उसके बिहाफ पर टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती है, यानी इन ग्लैंड्स को टू टाइप में बांटा गया कि अपने सीक्रेशन को कहाँ पोर करती है। अगर ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में पोर करती है तो बच्चा ये कौन सी हो जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। और अगर अपना सीक्रेशन ब्लड के अलावा इसी डक्ट के थ्रू पहुंचाती है तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सीक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सीक्रेशन, है ना, ये अपने सीक्रेशन को कहाँ पोर करती है, उसके बिहाफ पर टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो होती है बच्चा, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, और एक होती है बच्चा एक्सोक्राइन ग्लैंड। पता है आपको सभी को एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो कहाँ करती है, डायरेक्ट पोर, यानी ऐसी ग्लैंड डायरेक्ट पोर देयर सीक्रेशन, अपने सीक्रेशन को इनटू दी ब्लड, टू दी ब्लड, यानी अपने ब्लड, अपने जो जितने भी सीक्रेशन होते हैं उसको डायरेक्ट अपने ब्लड में पोर कर देती है और वो ब्लड फिर अपने टारगेट सेल्स तक लेके चला जाता है। और देन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या उनसे होती है, अब इसकी एग्जांपल की बात करेंगे अभी, है ना, इसको मिटा के एग्जांपल की बात करेंगे थोड़ा, है ना। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है बच्चा, वो क्या करती है, ये पोर थ्रू अ डक्ट, डक्ट के थ्रू अ डक्ट, ठीक है। ये अपनी जो पोर होती है वो किसमें, डक्ट के अंदर पोर करती है, इसलिए इसको डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं और इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। बच्चा ये अपने इसका टॉपिक नहीं है, इसका डिफरेंस बताऊंगी जब अपन नर्वस सिस्टम जब आगे पढ़ेंगे ना, एंडोक्राइन ग्लैंड वाला, जब उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। बस अभी इतना ध्यान रखिए जो अपने इस बेसिस पे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है
वो डायरेक्ट डक्ट के अंदर पोर करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए इसको डक्टेड ग्लैंड और इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। पूछा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन निकालती है, उन सिक्रेशंस को अपन हॉर्मोन्स कहते हैं। ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन निकालती है, जो पोर करती है ब्लड में, उन सिक्रेशन को, उस सिक्रेशन को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, ठीक है बच्चा। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को निकालती है वो अलग अलग टाइप्स हो सकता है। अब कौन कौन सा होता है तो चलिए मैं इसको मिटाती हूँ, अब अपन बात करते हैं। यहीं से आता है क्वेश्चन, इसका तो आपको ध्यान है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड का तो पता है, जो ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन सिक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, है ना, थाइमस हो गई, है ना, ये सारी टेस्टिस हो गए, ओवरी हो गई, मतलब ये, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब अपन मैं इसके बारे में बात करूँगी, ठीक है। देखो बच्चा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हो सकती है। बच्चा देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पता है हार्मोन सिक्रेट करेगी, मैं इसके बारे में नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, ऊपर ऊपर से मुझे इसके बारे में समझाना है, इसके बारे में बता देती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने अंदर जो भी सिक्रेशन निकालती है उसको अपन हार्मोन बोलते हैं। और हार्मोन सिक्रेटरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, 9 होती है, आपको पता है। पिट्यूटरी हो गई, थाइमस हो गई, थायराइड हो गई, एड्रिनल हो गई, टेस्टिस हो गई, ओवरी हो गई, पेनक्रियाज हो गई, है ना। ये सारी की सारी कौन सी होती है, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना मैं डिटेल में नहीं बता रही, मेरे को बताना इसके बारे में, तो समझ में आ गया। चलो अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। अब सुनना ना, सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, पहले ग्लैंड का नाम लिख लेते हैं, देन उनके सिक्रेशन बताऊंगी मैं सबसे पहले, ठीक है। सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है। देन सीबेशियस ग्लैंड, देन मेमरी ग्लैंड, ठीक है। और कौन कौन सी हो सकती है, म्यूकस ग्लैंड, दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ये होती है। अब मैं इनका सिक्रेशन बता देती हूँ, है ना। बुक में ये ग्लैंड्स नहीं दे रखी, बुक में आपके डायरेक्ट सिक्रेशन का नाम दे रखा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, देखो, है ना। चलो, सेरुमिनस ग्लैंड ईयर वैक्स सीक्रेट करती है, ये अपनी होती है कान में, ठीक है ना। ईयर वैक्स जानते हो ना बच्चा, अपने ईयर जो होती है, जो ट्यूब होती है ना, ऑडिट जो कैनाल होती है, उसके अंदर क्या होती है, सेरुमिनस ग्लैंड होती है जो वैक्स सीक्रेट करती है। ये वैक्स क्या करता है पता है आपको, इस वैक्स का काम क्या होता है, ये वैक्स से ना एक तो मॉइस्चर बना के रखता है, प्लस बैक्टीरिया को ग्रो होने से बचाने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर कोई पार्टिकल अगर कोई चला भी गया तो इस वैक्स, ये वैक्स क्या करेगा, उसको अटैच कर लेगा और उसको बाहर कर देता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। सेबेशियस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है बच्चा, ये अपनी जो बॉडी होती है, जो ये क्या ऑयल सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, ऑयल। ये कहाँ होती है, अपनी स्किन पर। सेबेशियस ग्लैंड कहाँ होती है, ऑन देयर स्किन, अपनी स्किन पर होती है। ये क्या करता है बच्चा, ऑयल क्या करता है आपको पता ही है, ये अपनी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने का काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होती है वो सभी में होती है, मेल हो फीमेल हो, सब में पाई जाती है। बट फर्क बस इतना होता है कि ये मेमरी ग्लैंड फीमेल्स में हार्मोन के कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण डेवलप हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के कारण। यानी फीमेल्स में, देखो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेमरी ग्लैंड जो होती है मेल फीमेल दोनों में होती है, बट बस इसको वृद्धि करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो फीमेल के पास होता है, जिसको अपन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, इसलिए। और देन बाद में ये क्या सीक्रेट करता है, मिल्क सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करता है बच्चा, आपको पता है क्या सीक्रेट करेगी, मिल्क सीक्रेट करेगी, ठीक है, मिल्क सीक्रेट करती है। तो और ये जो मिल्क होता है किसके लिए चाहिए होता है, यंग वंस के लिए, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए, जो बेबी होते हैं उनके लिए चाहिए होता है, ठीक है। चलिए म्यूकस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है बच्चा, म्यूकस होना बहुत जरूरी है। म्यूकस जो होता है बच्चा आपकी एलिमेंट्री कैनाल से सीक्रेट होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, अपनी बॉडी अपने मुंह में भी होती है। बच्चा ये क्या करती है, ड्राई होने से बचाती है, प्लस ये क्या करता है, इसके अलग अलग फंक्शन है। अपनी नाक की जो नेजल चैम्बर होता है उसमें भी होती है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, और प्लस ये अपने स्टमक में भी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस ग्लैंड बोल सकते हो आप, जो क्या करता है बच्चा HCl से बचाने का भी काम करता है, ठीक है। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर 2 हो सकती है, एक तो बच्चा आपके लिवर और एक पैनक्रियाज, ठीक है बच्चा। लिवर और पैनक्रियाज मैं लिख देती हूँ, एक तो होगी लिवर और एक होगी बच्चा पैनक्रियाज, है ना। तो ये क्या करेगी, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगी, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है ना, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगी। और डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होते हैं बच्चा, एंजाइम्स होते हैं जो अपने डाइजेशन में मदद करती है। एक और है सलाइवरी ग्लैंड, में लिख देती हूँ ना, एक और है सलाइवरी
ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी बच्चा? आपको पता है सलाइवा। और सलाइवा किस में मदद करता है? अपने माउथ में जो खाना होता है उसको डिजोल्व करने का काम करता है, प्लस डाइजेशन में मदद करेगा। तो ये तो थी ग्लैंड। जो मैंने व्हाइट चौक से लिखा है वो तो है ग्लैंड्स, और जो मैंने ये ग्रीन चौक से लिखा है बच्चा ये आपके सीक्रेशन, और यही सीक्रेशन बस आपकी बुक में दे रखा है। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, यानी ये जितनी भी ग्लैंड्स अपन ने बात करी है, ये जो ग्लैंड्स होती है ये अपना जो सीक्रेशन होती है ब्लड में पोर नहीं करती, सिर्फ एक इंडिविजुअल डक्ट होती है, इनकी एक डक्ट होती है, उसी डक्ट के अंदर ये अपने सीक्रेशन को पोर कर देती है और डायरेक्ट उस टारगेट सेल तक पहुंच जाती है। इसीलिए तो ये जो होती है इनकी लंबाई बहुत छोटी होती है, ये उसी जगह पर होती है जहां पर टारगेट सेल होता है, एज कंपेयर टू एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, मान लो अपने सिर में पिट्यूटरी है, वृद्धि मुझे पैर के करानी दो, तो वो कितना डिस्टेंस है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा हार्मोन कौन पहुँचाएगा? ब्लड पहुँचाएगा, क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट करता रहता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चा, तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो डायरेक्ट टारगेट सेल के पास में ही होती है, कि छोटी सी डक्ट से अपने पोर को, अपने जो सिक्रेशन को पोर कर देती है, और जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट टारगेट सेल तक चला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है, तो ध्यान रखना है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चैप्टर आएगा पूरा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना ध्यान करो हार्मोन सीक्रेट करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो ये था आपका बच्चा कि क्यूबोइडल और कॉलमनर जो सेल होती है उसके एपिथेलियम अपने आपको मॉडिफाइड कर लेती है यूनिसेलर। अगर एक सेल एपिथेलियम की एक सेल मॉडिफाइड हो तो यूनिसेलर ग्लैंड, और अगर बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स मॉडिफाइड करते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखे थे अपन ने, फिर मैंने बोला कि ये ग्लैंड्स अपने सीक्रेशन को पोर करने के हिसाब से 2 टाइप्स की हो सकती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, उसके बारे में अपन ने डिटेल में देखा। ठीक है, चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना, इसको मैं मिटा देती हूँ। इसको भी मिटा दूँ? चलो इसको मिटा देते हैं। बच्चा याद रखना है आपको, ये एग्जाम्पल इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ही पूछते हैं। ठीक है आपको, क्योंकि ये कि चैप्टर थोड़ा ऐसा है पैराग्राफ टाइप का, तो बच्चों को बहुत जोर आता है पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने आपको करवाया नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करें। अब बच्चों देखो, ये हो गया अपना कंप्लीट सिंपल एपिथेलियम, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये याद रखना। तो बच्चा यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सिंपल एपिथेलियम ही थी जिसने आपकी पूरी बॉडी को कवर करके रखा था और पूरी बॉडी को मॉडिफाइड करके रखा था। ठीक है बच्चा, वही थी जो अपने पूरी है ना। अब अपन दूसरा स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा बच्चा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी मैंने, जब मैं आपको सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस बता रही थी तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो बॉडी के अंदर लाइन होती है, वो कभी भी आपकी स्किन पे लाइन नहीं करती है। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चा? पहली बात तो मैं एक लिख दूँ इसको कि मोर देन 1 लेयर होती है। कंपाउंड का क्या मतलब होता है? मोर देन 1 लेयर, यानी बहुत सारी सेल्स की लेयर होगी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। क्लियर है बच्चा? ठीक है। अच्छा, दूसरा बात आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि मोर देन 1 लेयर होती है प्लस, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है, बच्चा मैं बोल रही हूँ या ध्यान रखना, मेन फंक्शन बोल रही हूँ मैं, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि मोस्टली कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ लाइन करती है? आपकी बॉडी की स्किन को, आपकी बॉडी की स्किन को लाइन करती है कंपाउंड एपिथेलियम। मैं बता रही हूँ, मेन फंक्शन बोल रही हूँ बच्चा, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, अगर आपसे पूछे, ये आ रखा है क्वेश्चन, ध्यान रखना कि स्किन पे लाइन करने वाली एपिथेलियम कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड एपिथेलियम होती है। और इसका मेन फंक्शन, अब बाहर तो क्या करेगी? सिक्रेशन तो करेगी नहीं, क्या करती? प्रोटेक्शन ही करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये क्या करती है? मेनली प्रोटेक्शन। मेन बोल रही हूँ बच्चा में, इसका मतलब इसका थोड़ा बहुत फंक्शन कुछ और भी है, वो तो अपन देखेंगे, वो तो इसका साइड में, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन। मैंने आपको चीज़ बता दी। ठीक है, ये किसको लाइन करती है? अपनी स्किन को लाइन करती है, लाइन करती है। देखो मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब हो गई, मुझे हिंदी में लिखना पड़ा, व्हाट्सअप लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है मेरे को, क्या करूँ? चलो, है ना। अच्छा हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कंपाउंड एपिथेलियम, है ना, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन करती है, तो बच्चा देखो आपकी बुक में लिख रखा है, एक लाइन लिख रखी है, लिमिटेड रोल। लिमिटेड मतलब जितना होना चाहिए उससे भी कम, मतलब करती है लेकिन इतना नहीं करती, जितना सिंपल ने करा था इतना इसने नहीं करा।
ठीक है ना। तो लिमिटेड रोल करती है किसके अंदर, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, यानी इसका इतना काम नहीं होता जितना सिंपल एपिथेलियम करती है। ठीक है, अब बच्चा देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, है ना। देखो बुक में लिख रखा है इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन कहाँ करेगी, मेनली अपनी स्किन पर। तो ये क्या करता है बच्चा, अपनी स्किन पे जो भी केमिकल, अब बुक में लिख रखी है लाइनें, केमिकल और जो मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं उससे बचाने का काम करता है। अब आप सोचते केमिकल बैरियर क्या है, अब बच्चा अब देखो ट्रेंड में चल रहा है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे जो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, कोई कम नहीं है आज की दुनिया में। ठीक है, तो बच्चा वो क्या करवाते हैं, पार्लर जाते हैं तो क्या करवाते हैं, पार्लर में क्या करवाते, फेशियल वगैरह, ब्लीच वगैरह करवाते हैं ना, कुछ ऐसा ऐसा करवाते हैं। ठीक है, तो अब आपने कभी नोटिस करा होगा कि वो जो भी अपन चीज़ें अपने फेस पे या फिर अपनी स्किन पे लगाते हैं वो केमिकल ही तो है। अब वो केमिकल अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को हार्म कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा केमिकल होने से बचाने का काम करती है कंपाउंड एपिथेलियम। मैकेनिकल बैरियर मतलब कहीं लग गई, कट गई, फट गई, तो उससे बचाने का काम करेगी। ठीक है ना बच्चा, तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो कुल मिला के ये अपनी स्किन को केमिकल और मैकेनिकल बैरियर से बचाने का काम करती है। हालांकि ये अपने तरीके से पूरी कोशिश करती है, लेकिन अपन लोग है ह्यूमन, है ना, अपन लोग किसी की नहीं सुनते, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो खैर वो बात अलग है। तो बच्चा आपको समझ में आया मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बच्चा ये मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो किसे बचाता है, एक तो केमिकल एंड मैकेनिकल बैरियर से बचाने का काम करता है ना। ये बच्चे आपकी सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बस मैं आपको वो लाइनें को यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बस और कुछ नहीं। बस आप एक बार अपनी एनसीईआरटी देख लेना। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा, इसके अलावा मैं फिर बोल रही हूँ, इसके अलावा इसके और भी 2-3 फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम, लिमिटेड में, है ना। जैसे बुक में दे रखा है आपके, जैसे आपके माउथ की जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी को लाइन करके रखती है ऊपर और नीचे। अब देखो आपकी बकल कैविटी हमेशा ना सूखी भी नहीं रहती, वो गीली रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो करता है वो कुछ मात्रा में, इसकी जो सेल्स होती है कुछ मात्रा में क्या कुछ ना कुछ सीक्रेट करती रहती है ताकि ड्राई नहीं हो, सूखा नहीं रहे, है ना। दूसरा, जो अपने गले में जो फेरिंग्स होती है उसको भी लाइन करके रखता है कि अपन कुछ खाए करें तो कट नहीं जाए, फट नहीं जाए, बचाने का काम करती है। क्योंकि अपन में बिल्कुल भी वो नहीं है कि अपन तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी है जो सह लेती है इतना। ठीक है, प्लस जो डक्ट्स होती है अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, है ना, पेनक्रियाटिक जो डक्ट हो गई, उसकी भी लाइन कौन करती है बच्चा, कंपाउंड एपिथेलियम करती है। तो बच्चा ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको अपार्ट फ्रॉम पूछे, सिंपल एपिथेलियम के अपार्ट फ्रॉम पूछे, तो कंपाउंड एपिथेलियम भी होती है जो ये काम करके रखती है। समझ में आया बच्चा? मैं आपको फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन आता है कि बुक में दे रखा है कि सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक जो डक्ट की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, बच्चा मैं बोल रही हूँ इनर लाइनिंग बोल रही हूँ, यहाँ पर गौर करना शब्द को, इनर लाइनिंग। ठीक है, तो वो कौन करता है, कंपाउंड एपिथेलियम। में लिख देती हूँ, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। बच्चा यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं आपसे, तो ध्यान रखना है आपको। जब तक आपको हाईलाइट करके नहीं देता तब तक आपको कंपाउंड पर टिक नहीं लगाना है कि सलाइवरी पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है ना, पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है उसकी इनर लाइनिंग कौन करता है, कंपाउंड एपिथेलियम करता है। वही थोड़ा बहुत म्यूकस सीक्रेट करेगा, दूसरा प्रोटेक्शन बचाने का काम करेगा कि भाई वो सीक्रेशन अच्छे से जा रहा है नहीं जा रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका कंपाउंड एपिथेलियम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, एपिथेलियम वाले में अपन ने सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम देखा, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ाया मैंने। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको बताऊँगी एक्स्ट्रा में। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके 2-3 पॉइंट्स और दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या होता है, एपिथेलियम जो टिश्यू होती है अपनी, ठीक है ना, वो सेल्स के बीच में अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो एपिथेलियम जो सेल्स होती है वो अब एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्पैक्टली बाउंडेड होती है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस, है ना, जो होता है वो बहुत ही कम होता है। बात करी थी अपन ने, है ना। तो यही है अपना। तो बच्चा क्या होता है कि एपिथेलियम की जो सेल्स होती है, अब भले कॉम्पैक्टली बाउंडेड है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, कुछ ना जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। यानी कुल मिला के मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो जैसे मान लो ये एक एपिथेलियम है ना, और इसकी ये कुछ सेल्स है, ठीक है, एपिथेलियम की ये सेल्स है, कोई सी भी है, एक सिंपल है। अब सिंपल और कंपाउंड हो, मुझे तो सबके लिए पढ़ना है, मैं सिर्फ एपिथेलियम बोल देती तो समझ जाओ कोई सी भी एपिथेलियम की बात करिए मैम। ठीक है,
तो बच्चा जो एपिथेलियम होती है वो अब आपको पता है कि एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो अपने आप को बहुत ही टाइटली बाउंडेड रखती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ऑब्वियस बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चा क्या होता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा नालायक होती है। नालायक का मतलब होता है कि मतलब ये ना ढीठ होती है, मतलब इनको जो नहीं करना होता ना वो भी कर देती है। मतलब कैसे, देखो मान लो यहाँ पर ये एक बैरियर है, ये लगा कि एक सेल के बीच में एक जंक्शन, ये मान लो ये एक सेल है, अब ये सेल इससे भी जुड़ी है, ये सेल इससे भी जुड़ी है। अब बच्चा यहाँ पर एपिथेलियम की जो सेल्स होती है अपने आप को दूसरी सेल के आसपास की सेल से बचाने के लिए अपने अंदर बैरियर्स लेकर आती है, और वो बैरियर्स जंक्शन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो जैसे ये एक सेल है, ठीक है, और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन, ये है डायग्राम, ये दूसरी सेल है। देखो मैं आपको समझा, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला, मान लो ये एक सेल थी, ये वाली एक सेल है, ये वाली सेल, ये है ए सेल और ये है बी सेल, ये है ए सेल और ये है बी सेल। अब आप बोल रहे हो कि मैम दो लाइन क्यों बनाई? अरे बच्चा, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देखा है तो कुछ ऐसा डायग्राम था मेरे हिसाब से। सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम कुछ ऐसा ही होता है ना, अगर देखा हो तो। बायोलिपिड की लेयर होती है तो वो ऐसी तो होती है, डबल लेयर। तो बच्चा इसकी भी तो डबल लेयर होगी और इसकी भी तो डबल लेयर होगी, ये देखो कुछ ऐसा। तो इसके अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम होगा, मैं बनाऊंगी नहीं बच्चा, है ना, टाइम वेस्ट होगा। बस आप समझ जाओ, मैं सिर्फ बता रही हूँ ना कि कुछ इस तरीके से डायग्राम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम में तीनों जंक्शन समझा देती हूँ कि कैसे कैसे काम करता है ये ए सेल की मेम्ब्रेन, ये ए सेल की मेम्ब्रेन ये बी सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा। चलो अब अपन देखते हैं। तो बच्चा ये एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो अपने चारों तरफ एक बैरियर, एक जंक्शन बना देती है। तो वो जंक्शंस 3 तरीके के जंक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो जंक्शंस? कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, है ना। चलो पहला, दूसरा एंड तीसरा। फर्स्ट वाला जंक्शन कौन सा होता है बच्चा? टाइट जंक्शन, है ना। पहले मैं लिख देती हूँ फिर अपन देखते हैं। टाइट जंक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा जंक्शन होता है बच्चा? अधेरिंग जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? गैप जंक्शन, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? गैप जंक्शन, ठीक है। ये हुआ 3 तरीके की जंक्शन बन गए। अभी क्या काम करते हैं सब समझाते हैं, ठीक है। मान लो ये एक सेल है पूरी, ये पूरा बना देती हूँ वरना कंफ्यूजन रहोगे दिमाग में। ये मान लो ये एक सेल, अब ठीक है, अब तो ठीक है ना। ये लो, ठीक है। ये एक सेल है। अब मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है, इससे मतलब नहीं, मैंने बस समझाने के लिए। ये सेल थी, ये बी सेल थी। तो मेम्ब्रेन ऐसी होती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फ्लूइड अच्छा खासा भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना गैप नहीं होता, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, इतना गैप नहीं होता है, ये मैंने समझाने के लिए बता रही हूँ। बहुत टाइटली बाउंडेड होती है। मैं आपको पहले बोलती हूँ एपिथेलियम की सेल बहुत टाइटली, तो ये मत समझना कि मैम ने तो बताया हमको टाइटली बाउंडेड और यहाँ गैप बना देने। बच्चा ये तो आप समझाने के लिए बताया, बताओ कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो देखो, अब टाइट जंक्शन क्या करता है? टाइट जंक्शन ये एक ऐसा जंक्शन है। एक बात बताओ, अगर किसी बीकर को उसमें मसाले वगैरह कुछ भी रखते हो आप, तो आप उसके ढक्कन को बहुत टाइटली बंद करते हो ताकि लीकेज नहीं हो। लीकेज, अब बोतल ही देख लो ना, बोतल को, पानी की बोतल होती है, उसको फ्रीज में रखते हो तो पहले उसके ढक्कन को अच्छे से बंद करते हो। क्यों करते हो? ताकि लीकेज नहीं हो, पानी की लीकेज नहीं हो। तो ये टाइट जंक्शन 2 इंटरसेलुलर जो सेल्स होती है उनके बीच में एक कनेक्शन बनाती है, यानी एक ऐसा बैरियर कनेक्शन बनाएगी कि भाई किसी भी तरह से जो भी यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं वो किसी भी तरह लीक नहीं हो। तो देखो किस तरह क्या होता है, जो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये मेम्ब्रेन, तो देखो ये है और ये कुछ ऐसा, ये देखो कुछ इस तरीके का बैरियर होता है। अब देखो पूरी तरह से रोक दिया, अब मैंने तो गैप रखा, गैप नहीं होता, बिल्कुल टाइटली होते हैं ये, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं और ये ऐसा बैरियर होता है कि जिससे कोई लीक हो ही नहीं सकता। अब ये जंक्शन आया कहाँ से? ये बच्चा इन्हीं एपिथेलियम की सेल्स ने अपने आप को मॉडिफाइड करा, बैरियर्स बनाए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आगे। क्लियर हुआ? तो बच्चे यहाँ तक आपको समझ। तो टाइट जंक्शन क्या करता है? टाइट जंक्शन एक ऐसा जंक्शन होता है 2 इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में, 2 एपिथेलियम के इंटरसेलुलर के बीच में ऐसी जंक्शन होता है जो कंपाउंड की सब्सटेंस को लीकेज होने से, लीक होने से बचाने का काम करता है। क्लियर? ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस लीक हो रहा है मान लो, तो ये क्या करेगा? उस जगह पर जाके ऐसा जंक्शन बना देगा, जिससे क्या होगा? अब बिल्कुल यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं। तो फिर आप बोलोगे मैम या तो गैप छूट रहा है। नहीं, गैप नहीं छूट रहा बच्चा, ये ऐसा होता है,
है ना, ये बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टाइटली, मतलब लीक हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। क्लियर है? मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगी आपको, तीनों का एग्जांपल बताऊंगी, पर एक बार समझा दो फिर तीनों का एक साथ एग्जांपल बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा आपका अधेरिंग। बच्चा अधेरिंग का मतलब होता है बोलते हैं ना, वो एक ऐड नहीं आता क्या, किसका, फेविकॉल का, हाँ वही वाला। तो क्या करता है, दो सेल्स को एक दूसरे से अटैच, बिल्कुल फेविकॉल के जोड़ के तरह चिपकाने का काम करेगा, यानी सेल्स एक दूसरे से पास रहे किसी भी तरह। तो अब कैसे जोड़ेगा, देखो अब डायग्राम देखो, कैसे डायग्राम बनाते हैं अपन इसको। ये यहाँ से यूँ था और ये इसने इसको पकड़ लिया, ठीक है, फिर ये यूँ गई, फिर इसने इसको पकड़ लिया, एक हुक की तरह, देखो हुक की तरह पकड़ने का काम करा, देख लो। तो देखो अधेरिंग क्या करके रखता है, दो इंटरसेलुलर सेल्स को बीच में जोड़ने का, यानी बिल्कुल अधेर करने का, बिल्कुल जोड़ने का काम करेगा, ताकि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं हो, जिस वजह से ये एक दूसरे से निकल जाए या टूट जाए। मैंने अभी बोला आपको कॉम्पैक्टली बाउंडेड होती है, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा ही होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो तीसरा है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है बच्चा देखो, अगर ऐसी चीज़ होने लग गई तो बच्चा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बच्चा अपनी बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर जो सेल्स होती हैं उनको एक दूसरे से, हाँ भले ही आपने बैरियर्स वगैरह लगा दिए, लेकिन बच्चा एक बात भी तो ये भी तो सोचो, ये अगर इस सेल के अंदर खाना नहीं बन रहा है, मान लो इसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये बेचारे अपने पड़ोसी से ही तो मदद मांगेगा। तो अगर इससे मदद मांगेगा तो ये भी तो इसको कुछ ना कुछ भेजेगी ना। अब यहाँ तो तुमने बैरल लगा दिए, अब बैरल लगा दे तो भेजेगा कहाँ से? तो बस ऐसी दिक्कत नहीं हो तो बच्चा यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक चैनल्स बनाते हैं ऐसा, और ये चैनल्स जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं, यानी आयंस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं, लेकिन वो तभी होंगे जब यहाँ इसको ज़रूरत होगी, वरना ये बैरियर्स बंद होते हैं। तो बच्चा क्लियर हुआ? तो देखो अपन ने कुछ इस तरीके से, तो ये है डायग्राम, ठीक है। तो ये बच्चा ये वाला जो है अपने पास, ये है टाइट जंक्शन, ठीक है, ये वाला है अपने पास अधेरिंग जंक्शन, और ये वाला अपने पास कौन सा होता है बच्चा, गैप जंक्शन। बच्चा ये याद रखना है आपको। मैं आपको वापस बता देती हूँ, एग्जाम्पल भी देखेंगे, मैं एग्जाम्पल बताऊंगी इनके कहाँ होती है अपनी बॉडी में, एग्जाम्पल बताऊँ, बुक मैंने दे रखा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। अब मेरी बात सुनो, मैं वापस बता देती हूँ, देखो सुनो बच्चा, है ना, एपिथेलियम की सेल्स जो होती है, ठीक है, अपने सब्सटेंस को एक दूसरे से पास आउट, लीकेज, वरना अब ऐसा नहीं हो कि भाई हम सेल जुड़े हुए हैं लेकिन प्रोटेक्शन का भी काम करें, हम एक दूसरे से प्रोटेक्शन का काम करने के लिए अपने आप के बीच में जंक्शंस बनाती है, ठीक है बच्चा। और ये जंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, दूसरा अधेरिंग जंक्शन, तीसरा होता है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन ऐसा होता है बच्चा क्योंकि ये जो सेल्स होती है बच्चा वो लिविंग होती है, और लिविंग सेल को रप्चर करना बहुत ईजी होता है, इसलिए ये बीच बीच में गैप, ये क्या बोलते हैं इसको, बैरियर बना देती है, बिल्कुल एक टाइटली, बिल्कुल नहीं, लीक हो ही नहीं सकता। मतलब कुल मिला के अगर मान लो ऐसे कट गई फट गई तो टेप लगा दिया हो, तो टेप लगा देते हैं ना, मतलब लीक होने से बचाने का काम करते हैं। तो बस ये एक ऐसा बैरियर होता है जो दोनों सेल के बीच में लीकेज होने से रोकने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा इसका सब्सटेंस ज़्यादातर यहाँ जाता रहेगा तो इसका सबसे ज़्यादा तो गड़बड़ी, इम्बैलेंस हो जाएगा, जाना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग जंक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे से जोड़ के रखना, बिल्कुल होल्ड करके रखना टाइटली, बिल्कुल मतलब कोई चांसेस ही नहीं हो हिलने डुलने की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको बैरियर देखने को मिलता है। और तीसरा अपना है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन एक ऐसी जगह होती है, कैनाल, एक चैनल होता है जहाँ से एक दूसरे को ये खाना पीना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब छोटी सी गुफा बना रखी है कि हाँ भाई तेरे को अगर कुछ भेजना है तो यहाँ से भेज दे, तुझे कुछ लेना है तो यहाँ से ले ले, बाकी तू कहीं से नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये तो थे अपने 3। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में, इसमें ये पूछते हैं, तो मैंने आपको एक ही डायग्राम में ये चीज़ समझा दी, तो बच्चा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो मैं अब आपको है ना इसके ना एग्जाम्पल बता देती हूँ। अच्छा देखो एक बात बताओ, थोड़ा तुम अब मुझे तो याद करने की जरूरत नहीं, रटोगे तो फिर याद ही नहीं होगा। देखो मैं वो बताती हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते टाइट जंक्शन की। टाइट जंक्शन में मैंने बोला किसी फ्लूइड को, किसी सब्सटेंस को गिरने से रोकता है। अब थोड़ा सोचो कि ऐसी कौन सी जगह होगी अपनी बॉडी में जहाँ पर फ्लूइड बन रहा होगा, फ्लूइड का आना जाना होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से नेफ्रॉन में अगर आप देखो ध्यान से, वहाँ तो फ्लूइड ही आता जाता रहता है, तो वहाँ लीकेज होने की संभावना तो बाकियों से बहुत ज़्यादा होती है। तो बस अब समझ गए बात को। तो जो टाइट जंक्शन होती है ना वो अपने नेफ्रॉन्स की, अब मैंने आपको कल बताया था नेफ्रॉन्स की भी सेल्स अपने एपिथेलियम की बनी होती है, बात करी थी अपन ने, मैंने बताया था ट्यूबुलर पार्ट, पीसीटी, बाकी के सारे ट्यूब से एपिथेलियम की बनी होती है, तो उनके बीच में टाइट जंक्शन होते हैं ताकि लीकेज को बचाने से रोकता है। तो समझ में आया। तो ये क्या बचाता है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ होता है, ट्यूबुलर पार्ट में कहाँ पर, नेफ्रॉन में। कहाँ होता है बच्चा, नेफ्रॉन में।
समझ में आया? और कहाँ हो सकता है और बता देती हूँ मैं आपको, और अपनी ग्लैंड्स में जहाँ फ्लूइड बनता है, जैसे पेनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, ये भी तो सीक्रेशन करते हैं, तो उस जगह पर भी टाइट जंक्शन होता है। अभी अपन ने बात करी देखो कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, तो ये भी डक्ट को लाइनिंग करती है, तो उस जगह भी टाइट जंक्शन होगा, जाके लीकेज को बचाने का काम करेगा। ठीक है, चलो दूसरा है अधेरिंग जंक्शन। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। अधेरिंग का मतलब है जोड़ के रखना। अब तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी में किस जगह पर ऐसा होगा जहाँ पर एक दूसरे को जोड़ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपको मैं बताती हूँ, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी की जो मसल्स होती है, क्योंकि बच्चा जो मसल्स होती है अगर वो एक दूसरे से कोरिलेट होकर काम नहीं करेगी तो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो अपनी बॉडी में जो मसल्स होती है वहाँ पर ये जंक्शंस पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल बताते हैं अपनी हार्ट की मसल, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स बेटा अपनी ऐसी मसल्स होती है जो, यानी हार्ट अपना ऐसा होता है जो 24 घंटे बिना रोक के काम करता है, तो पता है आपको, ठीक है, बेचारे को खाना पीना भी नहीं होता, हाँ मतलब हाँ। तो उस जगह पर बच्चा अपनी जो मसल्स की जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल बाउंडेड, बिल्कुल टाइटली होकर काम होते हैं, ताकि एक्सपेंशन भी अच्छे से हो और कंट्रैक्शन भी अच्छे से हो। तो बच्चा समझ में आया? तो ये कहाँ होती है बच्चा? अपनी मसल्स में। और मसल्स भी कौन सी? कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स में एक दूसरे से, आपने देखा ना कार्डियक मसल्स कैसी जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे से, एक बार देखना आप, ठीक है। तो उनमें एक चैनल्स बने हुए रहते हैं, मतलब बैरर होते तो एक दूसरे को जोड़ के रखती है कि भाई तू एक साथ ही, तो जिएंगे भी हम एक साथ, मरेंगे भी एक साथ, ठीक है, वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन बच्चा ज़्यादातर सेल्स में होती ही है, क्योंकि ये जो गैप जंक्शन होता है ना बच्चा, अपनी ज़्यादातर सेल्स में होती है। आप अपनी मसल्स में भी होती है, क्योंकि मसल्स में भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा मसल्स के अंदर भी जो मोस्टली जो मसल्स होती है ना, मोस्टली जो नॉर्मली जो मसल्स होती है उनमें भी होता है गैप जंक्शन, वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ पर सब्सटेंस को एक दूसरे से आगे पीछे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होकर काम करती है ये सब। तो क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? तो ये था एपिथेलियम वाला पार्ट। तो अपन ने आज एपिथेलियम कंप्लीट करा, अपन कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ आपको आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइट क्या होता है, कैसे याद रखोगे, बोतल का ढक्कन याद रखोगे, लीकेज होने से बचाएगा, वैसे याद रखो बच्चा, ठीक है। दूसरा अधेरिंग मतलब फेविकोल का जोड़, यानी जोड़ के रखेगा। और गैप मतलब एक छोटा सा गैप, एक नाली बना दी, चैनल बना दे जहाँ से आयंस का आना जाना रहेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको? तो ये अपना एपिथेलियम वाला जो पार्ट था अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा था जो मैंने बता दिया, ठीक है, बाकी इतना तो एक्स्ट्रा था नहीं, ठीक है। तो अपन कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चा अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो अपना टिश्यू है एनिमल टिश्यू, वो है अपना कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड एनिमल टिश्यू कौन सा बच्चा? अपना कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब बच्चा देखो, जैसे अपन ने एपिथेलियम के लिए करा, वैसे अपन कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी देखेंगे, है ना। देखो बहुत से स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, क्योंकि बातें कुछ इस तरह से लिखी हुई है। चलो अपन देखते हैं ना। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बच्चा, अब आपको नाम में पता चल रहा है कि ये एक ऐसा टिश्यू होगा जो कुछ ना कुछ कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टिश्यू होता है ये कैसा होता है? अबेंडेंट होता है। अबेंडेंट का मतलब जानते हैं ना, अबेंडेंट और क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी अपनी बॉडी के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जानते हो? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अपनी बॉडी में सभी टिश्यू में से, यानी चारों टिश्यू में से सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, प्लस अपनी बॉडी में अपनी पूरी बॉडी के अंदर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड भी यही वाला टिश्यू होगा। तो बच्चा आपको ये वाला पॉइंट तो ध्यान ही रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा अबेंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल टिश्यू कौन सा होता है। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कनेक्टिव टिश्यू। आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि बच्चा देखो, अपनी पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर ही तो काम कर रही है। अगर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर नहीं काम करेगी तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो कनेक्टिव का नाम ही कनेक्टिव में आ रहा है, तो कनेक्टिव का मतलब है कि अपनी पूरी बॉडी को जोड़ के रखने का काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अपनी पूरी बॉडी हेयर से लेकर अपनी पूरी पूरे लेग्स तक सब जगह कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अच्छा, दूसरी बात ये क्या करता है बच्चा? ये क्या करता है? लिंक करने का काम करेगा, जोड़ेगा, प्लस इसके साथ साथ सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। सपोर्ट भी देगा, फ्रेमवर्क बनाएगा अपनी बॉडी का कि इस तरीके से फ्रेम अपना होना चाहिए बॉडी का, किसी भी बॉडी का फ्रेमवर्क इस तरीके से होना चाहिए, है ना, इरेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर बैलेंस में होना चाहिए। ये सब किसका कौन ध्यान रखता है? कनेक्टिव टिश्यू ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? तो पहले तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। बच्चा पूछा जाता है, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, और ये अपनी बॉडी में लिंक के साथ साथ सपोर्ट भी करने का काम करता है। अब बच्चा देखो, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही तरीके का, कनेक्टिव टिश्यू बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। अपन वो देखने जो आपकी बुक में दे रखे। तो बच्चा देखो, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर सॉफ्ट से लेकर, सॉफ्ट भी हो सकते हैं,
है ना, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है, हार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं आपके हार्ड के साथ साथ और कैसे हो सकते हैं, ठीक है, फ्लूइडी यानी फ्लूइडी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू का जो नेचर होता है, जो रेंज होती है, वो सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, हार्ड, फ्लूइडी किसी भी नेचर के हो सकते हैं, और कुछ मॉडिफाइड भी हो सकते हैं, यानी इनकी सेल्स क्या हो सकती है, मॉडिफाइड भी हो सकती है, यानी मॉडिफाइड्स भी हो सकते हैं। तो समझ में आया आपको। अच्छा देखो, सॉफ्ट में आपके आ गया कार्टिलेज आ गया, फ्लेक्सिबल में आपके फाइब्रोब्लास्ट आ गया, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, फाइबर्स, वाइट फाइबर, येलो फाइबर, नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। दूसरा अपने हार्ड में आपके बोन्स आ गए, ठीक है ना। फ्लूइड में आपके ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया, ठीक है, और मॉडिफाइड के अंदर एडिपोज टिश्यू, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, एरियोलर टिश्यू, है ना, ये सारे के सारे आपके मॉडिफाइड्स में आएंगे। तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो अलग अलग रेंज में हो सकती है। अच्छा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ना कि इनकी जो रेंज हो सकती है वो कहाँ से कौन कौन सी रेंज में हो सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो बच्चा, अब क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कार्टिलेज हो गया, लिखा हुआ है सब आपके बुक में ना, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, है ना, एडिपोज हो गया, है ना। दूसरा फाइबर्स हो गए, फाइबर्स में येलो फाइबर, वाइट फाइबर, नाम सुना होगा आपने, येलो फाइबर, वाइट फाइबर्स में तो वाइट फाइबर बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन येलो फाइबर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं आपकी स्किन में। कोलेजन फाइबर्स हो गए, है ना, ये सारे फ्लेक्सिबल हो गए, है ना। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स हो गए, है ना, ब्लड हो गया, ठीक है, लिम्फ हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, अपने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती है ना, बच्चे कर लेते हैं। अब इसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन है। देखो बच्चा, क्या होता है कि अब इनमें से ध्यान से सुनना, है ना, इनमें से ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये अब एक बात और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू बोल रही हूँ, सेल की बात नहीं कर रही। तो ये सारे के सारे टिश्यूज़ हैं, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात बच्चा, इनमें से सभी टिश्यू कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी एक्सेप्ट ब्लड को छोड़कर। ब्लड, मैंने क्या बोला, इनमें से सभी की सभी टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी एक्सेप्ट ब्लड की सेल्स कुछ सीक्रेट नहीं करती, याद रखना। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि कौन सी कनेक्टेड सेल्स कुछ सीक्रेट नहीं कर, वो क्या सीक्रेट करेगी वो अपन आगे मैं भी बताती हूँ आपको, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि जो सारी की सारी कनेक्टेड सेल्स जो होती है, कनेक्टेड टिश्यू की जो सेल्स होती है वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है एक्सेप्ट ब्लड की जो सेल्स होती है वो कुछ सीक्रेट नहीं करती है, याद रखना। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अपन ये देखते हैं कि क्या सीक्रेट करती है। तो देखो, है ना, ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स, अब क्या सीक्रेट्स करती है, एम में बड़ा बड़ा लिख रही हूँ यहाँ पर, एक्सेप्ट ब्लड की सेल्स कुछ भी सीक्रेट नहीं करती, याद रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट, यानी इनकी कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है कुछ लोग सीक्रेट करती है, और वो क्या सीक्रेट करती है, दो चीज़ें सीक्रेट करती है। पहला, एक तो होगा फाइबर, है ना, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का बना होता है कुल मिला के, है ना। स्ट्रक्चर प्रोटीन मतलब स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, लेकिन ये प्रोटीन का बना होता है, जिन्हें हम कोलेजन फाइबर कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोलेजन फाइबर कहते हैं या इलास्टिन कहते हैं, ठीक है। पहला तो ये सीक्रेट करेगी, और दूसरा मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सीक्रेट करती। अब पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है बच्चा कि सभी कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड की सेल, सभी कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है वो दो चीज़ें सीक्रेट करती है। पहला फाइबर्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, जिन्हें कोलेजन फाइबर या इलास्टिन कहते हैं। बच्चा ये पूछा जाता है, यहीं पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, आप कंफ्यूजन मत रखना। और दूसरा है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। बच्चे पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स एक तरीके के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये बात आपकी, पॉली मतलब बहुत सारे सेकेराइड मतलब, है ना, ग्लूकोज की जो यूनिट्स होती है वो, ठीक है, तो ये सीक्रेट करती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक है ना सीक्रेशन यानी सीक्रेट्स,
ठीक है। अभी दोनों करते क्या है तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि फाइबर्स जो होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है ना ऐसे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा तैयार करेंगे। ये फाइबर्स क्या करेंगे, उस कनेक्टिव टिश्यू को एक ढांचा तैयार करेंगे, एक सपोर्ट देने का काम करेंगे। और पॉलीसैकेराइड क्या करेंगे, दो सेल्स के बीच में ग्राउंड टिश्यू बनाएगा जिसको अपन मैट्रिक्स बोलेंगे। और वो मैट्रिक्स पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा, वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। समझ में आया आपको? और ऐसा क्यों होना जरूरी है, मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसमें ना फ्लूइड होना बहुत जरूरी है। ये फ्लूइड क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेटरी और सेल के बीच के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है ना बच्चा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपकी जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है। वो इस वजह से लिविंग होती है क्योंकि आपकी जो बॉडी की जो सेल्स होती है उनमें क्या फ्लूइड होना चाहिए। अगर फ्लूइड सूख जाएगा, अगर वो ड्राई हो जाएगा तो सेल अपने आप ही डेड हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या करती रखती है, आसपास बहुत ही इंटरसेलुलर स्पेस में क्या बना के रखती है, ग्राउंड सबस्टेंस बना के रखती है ताकि जो सेल है वो किसी तरह सूखे नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चा अगर मान लो कि सेल के अंदर है ना फ्लूइड की कमी हो गई तो वो बाहर से ले सकती है, बोरो कर सकती है, तो भाई उसको कोई कमी नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो फाइबर्स को क्या करेगा, फ्रेमवर्क बनाएगा। और जो पॉलीसैकेराइड होगा वो एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, यानी सेमी फ्लूइड ग्राउंड टिश्यू, सेमी फ्लूइड ग्राउंड टिश्यू बनाता है। और वो जो होता है किसके बीच में होता है, इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में होता है। इंटरसेलुलर सेल यानी दो सेल के बीच में वो फ्लूइड होता है। और उस ग्राउंड टिश्यू को अपन बच्चा क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यही आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स होता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड का बना होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की सेल सिक्रेट्स करती है। बच्चा ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको? तो बच्चा आपके जो पैराग्राफ है बच्चा यही दे रखा है आपके पैराग्राफ में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अलग अलग प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, है ना। जैसे आपकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो वहाँ पर भी तो बच्चा प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं ना, जिसको अपन मायोसिन और एक्टिन बोलते हैं। तो वो भी तो मॉडिफाइड ही हुए हैं, वो भी तो कनेक्टिव टिश्यू से ही आए थे। तो वो भी तो किसके बने, प्रोटीन के बने हैं। ठीक है ना, बस ऐसे ही कुछ तरीके के यहाँ पर भी होते हैं। और दूसरा है कि हर एक, याद रखना बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हर जगह आपको कोलेजन फाइबर जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि कोलेजन फाइबर आपके कनेक्टिव टिश्यू में होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर वो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो ढंग से काम नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बच्चा ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक। ठीक है, अब बच्चा क्या होता है, अब आगे देखते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपके कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो अपन देखते हैं ये कौन कौन से होता है। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा क्या एक साथ ही दे रखा है तो कंफ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। हाँ, तो कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं बच्चा, 3 टाइप्स होते हैं। अब वो 3 टाइप्स किस बिहाफ पर दे रखे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर फाइबर्स, यानी इनके फाइबर्स इनके ग्राउंड टिश्यू में किस तरीके से अरेंज है, उस बिहाफ पर कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स है। ठीक है बच्चा, सबसे पहला कौन सा है बच्चा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है अपने पास, तीसरा अपने पास होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बच्चा ये आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइबर अरेंजमेंट। अच्छा चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। बच्चा इसमें क्या होता है, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स होंगे, है ना, जो भी अभी बात करी थी ना मैंने, जो फाइबर मैंने भी बोला था फाइबर्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो जो फाइबर्स होते हैं बहुत ही लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं।
है ना, लूजली अरेंज्ड होते हैं। और बच्चा बाकी सभी में से लूज कनेक्टेड टिश्यू ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपकी बॉडी में। मैंने बोला था ना कनेक्टेड टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उनमें से भी कौन सा होता है, लूज कनेक्टेड टिश्यू ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, मतलब हर जगह आपको ये लूज कनेक्टेड टिश्यू आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर लूज कनेक्टेड टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स होंगे, जो भी फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर होंगे, है ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे, जो भी फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स होंगे वो लूजली अरेंज होंगे, मतलब इनका पैटर्न अलग अलग, मतलब लूजली अरेंज होते हैं, कोई एक कहाँ कोई दूसरा कहाँ, ठीक है। चलो अब इसका अपन देखते हैं एग्जाम्पल। लूज कनेक्टेड टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो आपके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला दे रखा है बच्चा आपके एरियोलर टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और दूसरा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपके दो एग्जांपल दे रखी है। ये दे रखा है बच्चा आपके, क्या दे रखा है कि लूज कनेक्टेड टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो फाइबर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, लूजली अरेंज होती है ना, एक दूसरे से लूजली अरेंज होती है अपने ग्राउंड टिश्यू में। और ये जो लूज कनेक्टेड टिश्यू होता है बच्चा, ये इसके आपके दो एग्जाम्पल है, क्या है, दो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कि दो तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। एक तो पहला आपके एरियोलर लूज कनेक्टेड टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज लूज कनेक्टेड टिश्यू। अच्छा, अब देखो बच्चा, ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होती है, बीनीथ द स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों ही टिश्यू जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चा, है ना, अपनी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चा। हाँ, दूसरा बच्चा आपको क्या ध्यान रखना है कि एरियोलर जो टिश्यू होती है, अब मैं इसको फंक्शन बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ दोनों क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की, ठीक है बच्चा। देखो, एरियोलर टिश्यू आपकी स्किन के नीचे होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखो, एरियोलर टिश्यू ये श्योर करता है कि ऊपर की आपकी एपिडर्मस जो लेयर होगी, जो एपिथेलियम होगी, वो नीचे की मस्कुलर लेयर से टाइटली बाउंडेड रहे, कनेक्टेड रहे, लिंक रहे और सपोर्टिव रहे। बच्चा मैंने क्या बोला, मैं वापस बोलती हूँ, मैंने बोला कि एरियोलर टिश्यू ये कंफर्म करती है, ये पूरी तरह से श्योर करके रखती है कि भाई ऊपर की जो लेयर होगी, ऊपर की लेयर कौन सी होती है अपनी एपिडर्मस जो एपिथेलियम होती है, बात करी थी अपने, कंपाउंड एपिथेलियम होगी। वो कंपाउंड एपिथेलियम अंदर की जो मस्कुलर जो लेयर होती है, मसल्स होती है, उनसे अच्छे से बाउंडेड है या नहीं है ना। तो अब बताओ, देखो कैसा होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये अपनी एपिडर्मस, ये अपनी मसल्स, इनके बीच में यहाँ पर ये होती है एरियोलर टिश्यू। ये इन दोनों के बीच में रहती है और दोनों को एक दूसरे से सपोर्ट करने का काम करती है, मतलब श्योर करके रखती है कि भाई ये कहीं जाए नहीं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहे बीच में। क्लियर हुआ। तो ये एरियोलर टिश्यू क्या करती है, मसल्स, अपनी स्किन की मसल्स और ऊपर की जो लेयर कंपाउंड एपिथेलियम जो एपिथेलियम होती है, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसके साथ साथ और क्या करती है, इसके साथ साथ ये क्या करती है बच्चा, इसी के अंदर ही यहाँ पर होती है ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स को, नर्व सेल्स को भी क्या करती है, लाइन करके रखती है, यानी ढक के रखती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा ना, ध्यान रखना कि एपिडर्मस जो सेल्स है, एपिथेलियम और दूसरा एपिथेलियम और कौन सा, अपनी जो मसल्स होती है, स्किन की जो मसल्स होती है, उन दोनों के बीच में जो एक फ्रेमवर्क एक कनेक्टेड जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए लूज कनेक्टेड टिश्यू में एरियोलर टिश्यू होती है, ठीक है। इन बिटवीन एपिथेलियम और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इन दोनों के बीच में होती है। और ये क्या करती है, सपोर्ट तो करती है, सपोर्ट के साथ साथ फ्रेमवर्क भी बनाती है, भाई ढांचा बनाती है तरीके से कि भाई इसी तरीके से रहेगा तो रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ बच्चा। तो ये बच्चा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होती है, जो नर्व्स होती है, उनको भी ये ढक के रखती है, उनको भी कवर्ड करके रखती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं एग्जांपल बता दूँ। इसके अंदर एरियोलर टिश्यू के अंदर दो तरीके की, वैसे तो बहुत आती है, लेकिन आपकी बुक में जो दरकार वो याद रखना है आपको। दो तरह की सेल्स आती है, एक तो आपकी होती है मैक्रोफेज सेल्स और एक मास्ट सेल, यानी इस टिश्यू के अंदर, इस टिश्यू में दो तरह की सेल्स पाई जाती है ना। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, दो तरीके की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है मैक्रोफेज सेल्स, यानी इस टिश्यू के ग्राउंड टिश्यू में आपको दो तरीके की सेल्स देखने को मिलेगी, एक तो मैक्रोफेज और एक मास्ट सेल। तो दो तरीके की सेल्स होती है जो इसकी ग्राउंड टिश्यू में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं इन दोनों का मतलब बता दूं आपको, ठीक है। अच्छा बताओ, टिश्यू बड़ा होता है, सेल बड़ा होता है, टिश्यू बड़ा होता है ना, तो टिश्यू के अंदर सेल्स होंगी, तो इनके अंदर दो तरीके की सेल्स होते हैं। तो बहुत होती है, तो कोलेजन फाइबर तो आपको पता है ये फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स भी होंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं बताती हूँ आपको।
मैक्रोफेज सेल्स एक तरीके की आपकी ऐसी सेल्स होती है जो ये मानो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको इनगल्फ करने का काम करे। इनगल्फ जानते हो ना बच्चा, कि निगल जाना देन उसको मार देना। तो मैक्रोफेज सेल्स क्या करती है, ये श्योर करती है कि भाई इसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इसको कोई खतरा नहीं हो इनकी फाइबर्स को, ठीक है। तो मैक्रोफेज सेल्स क्या करती है बच्चा, ये अपनी बॉडी के अंदर यानी जो एरियल टिश्यू होता है उसके अंदर जो अपनी जो बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा, उसको है ना फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम करती है, यानी कुल मिला के प्रोटेक्शन करेगी। मास्ट सेल क्या करती है बच्चा, ये आपको बताती, देखो मास्ट सेल आपकी WBC की एक सेल बनाती है जिसका नाम है बेसोफिल। ध्यान से सुनना, ठीक है। मास्ट सेल आपकी बॉडी की WBC की एक सेल बनाती है जिसका नाम है बेसोफिल, और बेसोफिल आपको पता है ग्रेनुलर में आता है, ठीक है। अब दूसरा बेसोफिल क्या करेगा फिर आगे जाके, बेसोफिल आगे जाके 3 तरीके के केमिकल सीक्रेट करेगा, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर डायरेक्ट आ जाए आपके पास कि इन तीनों केमिकल सब्सटेंस का सीक्रेशन कौन करवाता है, तो अगर बेसोफिल नहीं हो ऑप्शन में तो आप मास्ट सेल लगा कर आना। मास्ट सेल बेसोफिल बनाएगा, देन बेसोफिल ये तीनों सब्सटेंस सीक्रेट करेगी, हिपेरिन, हिस्टामिन देन सेरोटोनिन, ठीक है। क्लियर हुआ? ये मैं लिख देती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड बेसोफिल सेल, ठीक है बच्चा। और बेसोफिल आगे जाके 3 सब्सटेंस सीक्रेट करती है, एक तो हिपेरिन है ना, देन हिस्टामिन देन सेरोटोनिन। समझ में आया? ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, नाम तो सुना ही होगा। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को जमने से रोकता है। हिस्टामिन है ना वासो कंस्ट्रिक्टर होता है, राइलेटर भी वासो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं, यानी इन्फेक्शन अगर हो गया है ना, इन्फेक्शन वगैरह एलर्जी वगैरह से बचाने का काम करेगा। सेरोटोनिन क्या करेगा, ब्लड को लीकेज से होने के बचाने का काम करेगा, लग गई कट गई आपके तो ब्लड वेसल को थोड़ी छोटी कर देगा ताकि ब्लड का लॉस नहीं हो, ठीक है। तो समझ में आया आपको? तो बच्चा ये आपको पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर क्वेश्चन आए कि मास्ट सेल कहाँ होती है ना, एरियोलर टिश्यू में। एरियोलर टिश्यू कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है बच्चा, एडिपोज। एडिपोज तो बच्चा बहुत ईजी है। ये जो टिश्यू होता है ये भी बीनीथ स्किन होता है, और इसका काम क्या होता है बच्चा, इसका काम होता है फैट स्टोर करना, फैट को स्टोर करना, ठीक है। ये इसका काम होता है। समझ में आया कि एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, फैट को स्टोर करके रखती है ये अपनी स्किन के नीचे। एडिपोज सेल्स या एडिपोज टिश्यू होता है जो फैट को स्टोर करके रखता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलो मैं आपको इसका एक है ना एक छोटी सी बात बता देती हूँ। देखो बच्चा क्या होता है, अपन जो खाना खाते हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सब कुछ होता है, ठीक है। हालांकि ये तीनों जरूरी होती है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि अपन सोर्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब बच्चा क्या होता है कि अपनी बॉडी जो होती है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को तो मतलब इमीडिएटली डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेस्ट का मतलब होता है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बता देती है, लेकिन जो फैट होता है ना, फैट वो इमीडिएटली टूटता नहीं है, इमीडिएटली इसको तोड़ नहीं पाता है। तो बच्चा क्या होता है, फैट को बिना तोड़े ही उसको बस छोटे छोटे मैकेनिकली छोटे छोटे पार्ट में, ग्लोब्यूलर पार्ट में तोड़कर उसको एक जगह भेज दिया जाता है स्टोर करने के लिए। और स्टोरेज हाउस कौन सा होता है, एडिपोज। तो अगर आपसे पूछे कि फैट को स्टोरेज हाउस, फैट स्टोरिंग हाउस कौन सा, तो आप क्या बताओगे, एडिपोज, ठीक है। अब वो उसकी अपनी इसलिए अपन जब ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं है ना, बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो अपन ओबेसिटी हो जाती है, अपन को ओबेसिटी में मोटापा हो जाता है। और वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बच्चा अपन जो खाना खा रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला कि फैट को डाइजेस्ट करना बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए फैट इमीडिएटली डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए चाहिए समय। इसलिए फैट क्या होता है, अपनी स्किन के नीचे आके जमा हो जाता है, इसलिए फिर अपन मोटे मोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई आपको समझ में। अब फिर क्या होता है, वी स्टोर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने कभी नोटिस करा होगा कि जो इंसान खाना नहीं खाता, बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाता, तो कमज़ोर दिखाई देता है, वो पतला, पहले से बहुत पतला दिखाई देता है। अब तो इसका रीज़न क्या है, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो कार्ब और प्रोटीन नहीं ले रहे हो, कार्ब और प्रोटीन ले रहे हो फिर भी आप जिंदा हो, क्योंकि आपको एनर्जी तो चाहिए। तो बच्चा आपकी बॉडी उस स्टोर हुए जो फैट होती है उसको वहाँ से निकालेगी और उसको ATP में बनाएगी। तो जब स्किन से फैट निकलता जाएगा तो स्किन बहुत पतली नहीं हो जाएगी, तो अपन पतले ही तो दिखाई देंगे। तो समझ में आया? तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये स्टोर होना भी जरूरी है ताकि बाद में इमरजेंसी ATP सप्लाई हो सके, है ना। तो ये बात आपको ध्यान, तो ये आपके एडिपोज टिश्यू, ये क्वेश्चन आ रखा है
तो आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हुआ। तो ये था अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो लूजली बिल्कुल ढीले 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 अरेंज होते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, एरुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल और एडिपोस। एरुलर में दो तरीके के सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स। क्लियर हो गया। ये फ्रेमवर्क बनाने के साथ साथ मसल्स को एपिथेलियम के साथ जोड़ी रखेगी। और ये भी beneath the स्किन होती है जो फैट को स्टोर करने का काम करती है। बच्चा ये आपके क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। एडिपोस टिश्यू 3 जगह ज़्यादातर होती है, आपकी स्किन के नीचे होती है, एक लिवर में होती है। ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है, एक लिवर में भी एडिपोस टिश्यू होती है और आपकी स्किन के नीचे ना आपकी एडिपोस टिश्यू होती है। ध्यान रखना, इसको ये क्वेश्चन आपसे आज आया हुआ है, ठीक है। मैं भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। तो चलो अब आगे स्टार्ट करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चा वैसे एक बार अपनी एनसीईआरटी में जरूर देखना, ठीक है। सारी की सारी लाइन वही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो मैं बताती रहूँगी जो आपके आता है, बट फिर भी बच्चा आप ध्यान रखना, बस एक बार अपनी एनसीईआरटी को जरूर देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आपके कौन सा बच्चा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस का क्या मतलब होता है बच्चा, पता चल गया होगा। डेंस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो फाइबर्स होंगे वो बहुत टाइटली बाउंडेड होंगे। मतलब फाइबर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, डेंसली। फाइबर्स कैसे होंगे, डेंसली। या फिर कैसे होंगे फाइबर्स, डेंसली के साथ साथ, डेंस के साथ साथ कैसे होंगे, टाइटली बाउंडेड होंगे, टाइटली अरेंज होते हैं, ठीक है बच्चा। तो बताना आपको पता होना चाहिए कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो डेंस मतलब डेंस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्लस ये बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। दूसरा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बच्चा वो 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम में समझ में आ गया होगा बच्चा, है ना, नाम में इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, रेगुलर का मतलब होगा, देखो ऐसा, ये मान लो कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल रोज में बिल्कुल रेगुलरली अरेंज है, बिल्कुल। दो कोलेजन फाइबर्स होंगे ना, बिल्कुल अरेंज, टाइटली तो होंगे लेकिन बिल्कुल रोज में, बिल्कुल पैरेलली अरेंज होंगे, है ना, कैसे पैरेलली रोज में अरेंज, ठीक है, समझ में आया। और इसके अंदर कैसा होता है, मतलब इर्रेगुलर, एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर यहाँ, ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, इर्रेगुलर ही, मतलब इनका कोई पैटर्न नहीं होता, ये पैरेलली अरेंज नहीं होते, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, ये है ना, होते तो डेंस है, लेकिन ये है कि इनमें आपको एक पैटर्न दिखेगा कि भाई सारी की सारी जो फाइबर्स होते हैं वो एक ही तरह अरेंज है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक किधर है किधर है किधर है किधर है, होंगे तो डेंस लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसका अब यहाँ से आता है आपके पास क्वेश्चन आता है इनके एग्जाम्पल से, ठीक है। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ठीक है, जिसमें जो डेंस रेगुलर जो होता है अपने पास, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके जो एग्जाम्पल आते हैं वो आता है अपने पास, आपको अच्छे से पता है डेंस रेगुलर के 2 एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। बताओ कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ना, इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला होता है टेंडन, है ना, टेंडन होता है, ठीक है। टेंडन क्या करता है बच्चा, आपको पता है, टेंडन एक तरीके का ऐसा फाइबर होता है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो अपनी बोन को स्केलेटन सिस्टम से जोड़ के रखेगा। बोन को जोड़ के रखता है किससे, स्केलेटन सिस्टम से, स्केलेटन बोन से, सॉरी स्केलेटन तो ये खुद हो गया, है ना, मसल से, बोन को अपनी मसल से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। टेंडन क्या करता है, यानी कि ऐसा टेंडन में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही पैरेलली अरेंज, टाइटली, मतलब बिल्कुल बाउंडेड होते हैं। और इसका एग्जांपल अपना टेंडन है। टेंडन क्या करता है बच्चा, अपनी जो बोन होती है उसको मसल से, है ना, जो अपनी पेशियाँ होती है उससे जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, मैं आपको बताती हूँ ना, कहाँ बताऊँ, इधर बता देती हूँ। देखो जैसे मानो ये अपनी बोन्स है, ऐसे होती है अपनी बोन, ठीक है। अब अच्छा क्या होता है, यहाँ होती है अपनी मसल्स, ये है अपनी मसल्स। अब ये मसल और ये बोन, अब दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन होना चाहिए,
तो ये इस तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। देखो ऐसे बिल्कुल घुमा हुआ रहता है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पैक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ताकि कोरिलेट होकर अपनी बॉडी बिल्कुल कोरिलेट होकर काम कर सके। और बच्चा ये आपको पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी की जो स्केलेटन मसल्स होती है, स्केलेटन मसल्स जानते हो ना क्या होती है ना। स्केलेटन मसल ऐसी मसल जो अपनी हड्डियों से जुड़ी रहती है, उनके साथ बॉन्डेड बनाने का काम करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा बच्चा, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है, अब इसके नीचे एक और बोन बना दो, ठीक है। तो इनके बीच में ये बोन टू बोन, ये क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। अगर आप किसी की बॉडी का लिगामेंट निकाल देते हो तो बच्चा वो चल नहीं पाएगा, याद रखना, ठीक है। अब बॉडी में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ लिगामेंट आपको देखने को मिल सकता है, बहुत जगह जॉइंट्स में, ध्यान रखना, अपने जॉइंट्स में होते हैं अपने लिगामेंट, जो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेट करने का काम करते हैं, अपने घुटनों में, अपने नीज में, इस जॉइंट पर, अपने उंगलियों की जॉइंट्स पर, सब जगह जॉइंट्स पर क्या आप देखने में लिगामेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अपने बोन्स को एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर काम कराने का काम करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, डेंस रेगुलर वाला क्लियर हो गया। डेंस रेगुलर में जो होती है अपने बहुत सारी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो ये टाइटली बिल्कुल रेगुलर अरेंज होते हैं, ठीक है। अब दूसरा अपने पास जो बच्चा है वो है अपने पास डेंस इरेगुलर, ठीक है। डेंस जो इरेगुलर जो टिश्यू होती है बच्चा आपके, है ना, इसके अंदर जो फाइबर्स होती है वो बहुत ही इरेगुलरली अरेंज होती है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर अपने पास जो क्या बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पर अपने पास जो इसकी जो एग्जाम्पल होते हैं, मतलब जो इसके मैं बताऊँ आपको, डेंस इरेगुलर जो होती है इसके अंदर क्या होता है बच्चा कि जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेगुलरली ओरिएंटेड होते हैं। ओरिएंटेड का बच्चा क्या होता है, मतलब ओरिएंटेड का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डेंस इरेगुलर में क्या होता है कि इसमें बहुत जो फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चा ये था आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, पूछ लेते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चा आपके जो है अब है आपके तीसरा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कुछ नहीं बच्चा, स्पेशलाइज का मतलब होता है कि इन फंक्शंस के अलावा ये कुछ अपने आप को और मॉडिफाइड कर लेते हैं, मतलब कुछ अदर फंक्शन में मॉडिफाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिनको अपन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो अपने काम को दूसरों से अलग रखते हैं, है ना। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आते हैं आपके, ब्लड, लिम्फ, कार्टिलेज, बोन, ये सारे के सारे आपके कौन से आते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा कि ये आपसे टेंडन और लिगामेंट में कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसके होते ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो अब अपन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं।